After discussing 7 principle of management, now we are going to take our principle number 8, centralization and decentralization. सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब सारी डिसीजन पावर टॉप लेवल अपने पास में रखता है तो इसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन आज जब यही डिसीजन पावर डिफरेंट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization refers to concentration of authority power in few hands at the top level. जब सारी अथॉरिटी पावर कुछ लोगों के टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहती है तो उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। बट डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारी पावर कुछ हाथों में रहना। लाइक मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूं तो सारी पावर अगर मैं अपने पास रखती हूँ तो ये दिस इज नॉन एज सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर मैं अपनी इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस पर कि कितना डिसेंट्रलाइजेशन करना है और कितना सेंट्रलाइजेशन करना है। ये प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि सेंट्रलाइजेशन कितना होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन कितना होना चाहिए। बट एक्चुअली में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ द business पर। This principle says that according to Fayol, a company must not to be completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the nature and size of the organization. फ्योल ने इस बात के लिए ही फेवर किया है कि ना तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए ना कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन। हमें इनका एक कॉम्बिनेशन जो है वो अपने फर्म में अपने ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना चाहिए। अब ये कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस पर। जितना स्मॉल स्केल पर हम बिजनेस करेंगे वहां उतना ही सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी फर्म का बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमें डिसेंट्रलाइजेशन को भी फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जो बिजनेस छोटे स्केल पे है तो मैं सारे डिसीजन ले सकती हूँ, मैं सारे एरियाज को कीनली ऑब्जर्व कर सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा हर एरिया में मैं हर एरिया को मैं अपना अटेंशन नहीं दे सकती। तो ऐसे मुझे क्या करना होगा, मुझे स्मूथली रन करने के लिए अपने बिजनेस को कुछ पावर्स जो होंगी वो मुझे अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी, ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इसी तरह से नेचर ऑफ द बिजनेस भी इफेक्ट करता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन को। जितना आपका बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतने ही ज्यादा हमें डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। लाइक अभी मैं सिर्फ एक कमोडिटी में डील कर रही हूँ, एक आइटम में डील कर रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगी वैसे वैसे मुझे अब यहाँ पर मैं सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकती, उनको एक साथ मैनेज नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी पावर को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो दिस इज द सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर को कुछ हाथों में रखना और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब उसका ट्रांसफर करना टू अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड देयर शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी। It is an unbroken chain. It is a line of authority or you can say unbroken chain. Scalar chain means line of authority or chain of superiors from higher to lower level. Top level से lower level के बीच में जो chain चलती है, जो एक तरह का लाइन जो बना रखा है हमने, दिस इज नॉन एज स्केलर चेन। इट इज अनब्रोकन चेन। इसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इस एन ऑर्गेनाइजेशन ए जो है एक टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है और उनके अंडर में है बी सी डी ई एफ एल एम एन ओ पी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें हमेशा इस चेन को फॉलो करना होगा। लाइक अगर एफ को किसी भी तरह का कोई मैसेज जो है वो ए तक अगर पहुंचाना है तो एफ से ई से डी से सी से बी से ए को ट्रांसफर होगा। इसी तरह अगर ए से करना है तो ए से पहले बी के पास जाएगा, बी विल ट्रांसफर टू सी, देन डी, देन ई और फिर लास्ट में आकर एफ तक पहुंचेगा। इन दिस वे ए अगर
पी तक कोई मैसेज पहुंच जाता है तो पहले उसे एल को देना होगा, एल एम को बताएंगे, एम एन को बताएंगे, एन ओ को बताएंगे, ओ पी को बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, हर सबॉर्डिनेट के ऊपर एक इमीडिएट सुपीरियर है, तो उसे अपने इमीडिएट सुपीरियर को इन्फॉर्म करना होगा। इमीडिएट सुपीरियर विल इन्फॉर्म हिज इमीडिएट सुपीरियर। इस तरीके से जो है ये चेन फॉलो की जाती है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर जब हम इस चेन को फॉलो करते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड हमें लेना पड़ता है, एक लॉन्ग प्रोसेस जो हमें फॉलो करना पड़ता है। लाइक अगर मुझे एफ से पी को कोई मैसेज पहुंचाना है तो पहले मुझे एफ से ई के पास, ई से डी के पास, देन सी के पास, बी के पास, फिर ए के पास। ए विल ट्रांसफर दिस मैसेज टू एल, देन एम, देन एन, ओ, पी। तो इस तरीके के प्रोसीजर में बहुत लंबा समय लग जाता है और जो डिसीजन मेकिंग है वो उसमें डिले हो सकता है और हो सकता है कि हमारे साथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली जाए। Fuel insists that this chain must be followed strictly in the normal course of communication, but in emergency or urgency, fuel permitted a shortcut in the chain which is called gangplank. हमें फ्यूल ने कहा है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन में तो आपको ये चेन फॉलो करनी है, यू कैन ब्रेक दिस चेन। बट अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ गई या किसी तरह का अर्जेंट डिसीजन आपको लेना है, क्विक डिसीजन मेकिंग आपको करनी है, तो आप इस चेन को में एक शॉर्टकट ले सकते हैं और दिस शॉर्टकट को हम कहते हैं गैंग प्लांक। जैसे कि ए जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, प्रोडक्शन हेड है, और जो ओ है वो फाइनेंस हेड है, और ए जो है इन सबके ऊपर जनरल मैनेजर है। अब यहां पर ई को जो है वो ई और ओ ये दोनों सेम लेवल पर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर ई को ओ से कम्युनिकेट करना है। लेकिन अगर ई इस चेन को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है। तो यहाँ क्या करना होगा, ई डायरेक्टली ओ को कांटेक्ट कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं गैंग प्लांक। लाइक ई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है और ओ जो है वो फाइनेंस हेड है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि कितना प्रोडक्शन करना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग फाइनेंस मैनेजर जो है वो अपना फाइनेंस अरेंज करके रख सके। लेकिन अगर इस चेन को फॉलो किया जाएगा तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाएगा। तो इसलिए जो फ्यूल है उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ऐसे में हम यहाँ पर एक शॉर्ट कट यूज कर सकते हैं एंड दिस शॉर्टकट इज नोन एज गैंग प्लांक। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन जो कहता है कि आपको एक चेन फॉलो करनी है, बट इन इमरजेंसी यू कैन टेक अ शॉर्टकट। दिस इज स्केलर चेन। नाउ प्रिंसिपल, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। This principle states that a place for everything, everyone, and everything and everyone in its place. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में हम दो ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक होता है हमारा मटेरियल ऑर्डर और एक होता है हमारा सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या होता है, हमारी फर्म में बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। वो फिजिकल रिसोर्सेज जो होते हैं, तो हर फिजिकल रिसोर्सेज के लिए एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए और फिक्स्ड प्लेस पर वो रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। दिस सेज दैट everything should have a fixed place and they should be in its place. Everything has a fixed place, a place for everything and everything in the place. Place for everything and everything in the place. For example, बुक्स जो होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, अगर हम बात करें स्कूल में, तो बुक्स जो होती है वो हम लाइब्रेरी में रखते हैं, ऑफिस में हम फाइल्स रखते हैं, स्पोर्ट्स रूम में हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हर चीज के लिए एक प्लेस फिक्स कर रखा है। बुक्स के लिए लाइब्रेरी बना रखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए स्पोर्ट्स रूम बना रखा है, फाइल्स के लिए हमने ऑफिस रख रखा है। तो हर चीज का एक फिक्स प्लेस हमने कर रखा है। अब हर चीज वही फिक्स प्लेस पर होनी चाहिए, यानी बुक्स हमेशा मुझे लाइब्रेरी में मिलनी चाहिए, फाइल्स मुझे ऑफिस में मिलनी चाहिए, स्पोर्ट्स मटेरियल हमेशा मुझे स्पोर्ट्स रूम में मिलना चाहिए। तो ये होता है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। लेकिन क्या हो रहा है, लाइब्रेरी में तो मुझे स्पोर्ट्स मटेरियल मिल रहा है, बुक्स मुझे ऑफिस में मिल रही हैं, फाइल्स मुझे स्पोर्ट्स रूम में मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है, प्लेस तो फिक्स है पर वो जो चीज है वो अपने फिक्स्ड प्लेस पर नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। तो ये तो था आपका मटेरियल ऑर्डर।
सेकंड होता है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब है कि एवरी पर्सन के लिए एक प्लेस है, अ प्लेस फॉर एवरी पर्सन एंड एवरी पर्सन हिज और हर इन हिज प्लेस। हर जो सोशल मेंबर्स हैं हमारे यहाँ पे, उनके लिए एक प्लेस हमने फिक्स कर रखा है और हर मेंबर अपने उस फिक्स प्लेस पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अकाउंटेंसी की टीचर हूँ और मेरा जो पीरियड है वो क्लास 12th में डिसाइड किया हुआ है, तो मुझे क्लास 12th में अपना पीरियड लेने के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं तो साइंस की क्लास में चली जाती हूँ, तो यहाँ पर मेरा फिक्स प्लेस तो है लेकिन मैं अपने फिक्स प्लेस पर नहीं हूँ। तो दिस प्रिंसिपल सेज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग और एवरीवन इन इट्स प्लेस। Essentially, it means order line is, if there is a fixed place for everything and it is present there, then there will be no hindrance in the activity of business। अगर हर चीज के लिए फिक्स प्लेस है और हर चीज अपने फिक्स प्लेस पर है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई इंटरप्शन हमारी एक्टिविटीज में नहीं आएगा। दिस विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज भी करेगा। लाइक अगर मैं अपने पीरियड में अपनी क्लास में ना होकर किसी और क्लास में होती हूँ तो ऑब्वियसली मैं वहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रही, मैंने वो पीरियड वेस्ट कर दिया, तो इससे जो हमारी इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज में हिंड्रेंस आता है, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यानी हर चीज को अपनी जगह पर होना, हर चीज के लिए एक जगह है और उसको अपनी उस जगह पर होना चाहिए। नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 11। आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी यानी इक्वलिटी अमंग द एम्प्लॉइज। Equity refers to kind, fair and just treatment to employees. Equity का मतलब है कि मैनेजर should treat their employees with kindness and with justice. उसे अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ में फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए। If any manager is biased with the employees, अगर वो किसी तरह की बायसनेस एम्प्लॉयज का दिखाता है, then employee will get dissatisfied and they will not contribute their maximum. अगर हम किसी भी तरह का कोई पक्षपात अगर एम्प्लॉयज के साथ में करते हैं तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और वो कभी भी अपना फुल पोटेंशियल से वर्क नहीं करेंगे। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी। इक्विटी का मतलब सैलरी इक्वल होना नहीं होता है, सैलरी तो हमेशा अकॉर्डिंग टू द वर्क, पोजीशन, एफर्ट्स दी जाती है। इक्विटी का मीनिंग होता है equality means application of same disciplinary rules, leave rules in the same way irrespective of their grade, position and gender। यहाँ पर ये मतलब नहीं है इक्विटी का कि हम पियोन को और मैनेजर को दोनों को सेम सैलरी देने वाले हैं, यहाँ पे सैलरी नहीं है। यहाँ पे मेन क्या है इक्विटी का मतलब कि जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो एक पियोन के लिए भी वही है जो एक मैनेजर के लिए है। लाइक अगर एक मैनेजर को 10 लीव्स लेने का राइट है तो एक पियोन को भी 10 लीव्स लेने का राइट है। अगर मैनेजर को हाफ डे मिल सकता है तो पियोन को भी हाफ डे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं है कि सैलरी एक से मिलेगी, यहाँ पर मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट होगा दोनों के साथ में वो फेयर और जस्टिस के साथ में होगा। और किसी भी एम्प्लॉय के साथ में ऑन अकाउंट ऑफ देयर जेंडर, ऑन अकाउंट ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, सेक्स, कास्ट, रिलीजन to the employees. Rather, he says that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone is equal in the eyes of management। इसलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी तरह का कोई एम्प्लॉय, किसी तरह का कोई भी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैनेजर ही क्यों ना हो, अगर अपने वर्क में लेजीनेस दिखाता है, अपने वर्क को नहीं करता है तो उसके साथ में स्ट्रिक्टली बिहेवियर किया जाएगा ताकि ये मैसेज हम सबको दे सकें दैट ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल विच रेफर्स to no frequent termination and transfer. It says that there should be no frequent termination and transfer। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी एम्प्लॉयज को आप जब उसे अपॉइंट किया जाता है तो उसके बाद में अपना एफर्ट दिखाने के लिए, अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए टाइम देना चाहिए। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो उस गलती को हमें एक बार
इग्नोर करके उसे सेकंड अनदर चांस देना चाहिए। हाँ, अगर वो बार बार मिस्टेक कर रहा है तो हमें उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। लेकिन शुरुआत में जब वो किसी काम की लर्निंग पीरियड में अगर उस समय वो गलती कर रहा है तो उसे चांस दिया जाना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन जो होता है वो किसी भी फर्म के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। According to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employees. This principle says that there should be a job security among the employees, because insecurity of job insecurity के साथ में कोई भी person अपना maximum contribution नहीं कर सकता है. So they should be provide a job security. Once selected, they should be kept at their post position for a minimum fixed tenure. Any advocacy in this regard will create instability, insecurity among employees. हर employees को अपना बेस्ट दिखाने के लिए कुछ समय देना चाहिए। उसे आते ही हम अगर उसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी जॉब प्रोवाइड करना चाहिए और उन्हें एक स्टेबल पोजीशन दी जानी चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप टर्नओवर करते हैं तो बार बार अगर टर्मिनेशन करते हैं तो टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज किसी भी फर्म के फेवर में नहीं हो सकता है। और अगर फर्म बार बार छोड़कर जाएंगे एम्प्लॉय तो आपको भी नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसी भी तरह से फर्म के फेवर में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स टेकिंग डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जब आप अपना खुद आगे से बढ़कर पहल करते हैं, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जब आप अपना खुद का स्टेप लेते हैं, सेल्फ मोटिवेट करते हैं अपने आप को, दिस इज नॉन एज इनिशिएटिव। Initiative refers to take the first step with self-motivation. Fayol suggested that employees must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज को भी प्लानिंग में इंक्लूड करना चाहिए। उन्हें भी किसी भी प्लान को बनाने में और उसको एग्जीक्यूट करने में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो हमें लेना चाहिए। इट गिव्स इमेंस सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉय, क्योंकि ऐसा करने से वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं और जब वो हाईली मोटिवेटेड होंगे तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छा वर्क करने की कोशिश करेंगे। सो दे शुड बी गिवन अ चांस टू टेक अ पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लानिंग। It does not mean disobedience, that is, once decision are taken, then every employee must follow it, whether it is according to employee suggestions or not. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयज को डिसओबीडियंस का जो है वो डिसओबीडियंस उसको अलाउ हो गया है कि अगर उसने जो सजेशन दिया था प्लानिंग करते वक्त या किसी भी डिसीजन मेकिंग के वक्त अगर उसने कोई सजेशन दिया है तो उस सजेशन को अगर हम नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो भी डिसीजन लिया गया उस डिसीजन को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ सीधा सा मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम किसी भी वर्क को करने से पहले, किसी भी तरह के प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले अपने एम्प्लॉयज को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। उनके भी सजेशंस, उनके भी आइडियाज को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। जो भी वैल्यूएबल सजेशन आइडियाज होंगे दैट विल बी कंसिडर। लेकिन अगर कोई आइडिया अगर फर्म के लिए नहीं है तो हम उस आइडिया को अगर स्किप कर देते हैं तो उस एम्प्लॉय को उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि फर्म के ओवरऑल गोल को अचीव करने में हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल, एस्पिरिट दी कॉर्प्स। ये कहता है टीम स्पिरिट बनाकर चलिए। फर्म में एम्प्लॉयज के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए। There must be team spirit, unity and harmony among employees working in the organization. This will bring coordination and cooperation in the organization. फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉयज के बीच में अगर टीम स्पिरिट है, उनके बीच में यूनिटी है, उनके बीच में हार्मोनी है, तो वो फुल पोटेंशियल से वर्क करेंगे उसके साथ मिलकर। तो यहाँ पर कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। मैनेजर को हमेशा अपने जो एम्प्लॉयज है उनके साथ कम्युनिकेट करते वक्त आई नहीं,
वी यूज करना चाहिए। उसे हमेशा बताना चाहिए कि हम सब मिलकर किसी चीज को कर रहे हैं, मैं अकेला इस चीज को नहीं, वहां मैं नहीं होनी चाहिए, वहां हम होना चाहिए कि वी आर अ टीम, हम एक एज अ टीम अपने गोल को अचीव करने जा रहे हैं। यहाँ मैं अकेला नहीं हूं, मैं आप सबके बिना अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। इससे टीम मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कॉपरेशन होगा, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट राइज होगा और बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग है वो क्रिएट होगी। वो फर्म को अपना मानेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अपनी सक्सेस से जोड़कर देखेंगे। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टी। और जितना हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानकर, दिल से मानकर काम करते हैं, वहां पर उतनी ही कम जो मिस मैनेजमेंट होता है वो कम होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होती है, बेनिफिट्स जो होते हैं वो ज्यादा निकल के आते हैं, तो वहां पर हमें पेनल्टीज की रिक्वायरमेंट भी खत्म हो जाती है। So this is our last principle, as per the Kropp's principle of equity, which says that every employee should be treated with fair and justice manner. Stability of personnel, matlab it refers that no frequent termination and transfer should be in the organization. Initiative refers to take the first step in any decision making, in any planning, by giving the opportunity to the employees. And as per the Kropp's that there must be a team spirit, unity and harmony among the employees. So आज हमने अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो फियोल ने दिए थे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ आफ्टर दैट वी विल टेक टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।